आप सभी का स्वागत है महागठबंधन सीरीज में। मेरे साथ है चंद्रा सर और आज हम आपके लिए लेकर आए मैं भी डॉक्टर सीरीज का लेक्चर नंबर 3। तो इस लेक्चर में केमिस्ट्री में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ आपको केमिकल काइनेटिक्स के डिटेल कॉन्सेप्ट एंड ट्रिक्स। और मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा प्लांट किंगडम के सारे डिफरेंट वैरायटी से क्वेश्चंस। तो आइए चलते हैं, हम लोग लेके क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। रेडी हो जाइए, पेन और कॉपी लेके बैठ जाइए बिल्कुल। और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को प्रेस करिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करिएगा। बेल आइकन को भी क्लिक कीजिएगा ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिले। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बायोलॉजी का। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। फूड इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ मैनिटॉल इन। बेसिकली मैनिटॉल फूड रिजर्व है और इनमें से किस ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। पहले तो हमको ये देखना पड़ेगा कि जो ये एग्जाम्पल दिए हैं ये कौन से ऑर्गेनिज्म के हैं। तो देखते हैं जितने भी एग्जाम्पल हैं ये सारे एल्गी के एग्जाम्पल हैं और हम जानते हैं कि एल्गी 3 टाइप्स के होते हैं, रेड एल्गी, ग्रीन एल्गी एंड ब्राउन एल्गी। अब उसके हिसाब से हमको आंसर्स ढूंढने हैं। सबसे पहले देखेंगे चारा, जो बेसिकली ये है ग्रीन एल्गी का मेंबर है और ग्रीन एल्गी में जो फूड स्टोर होता है वो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा। दूसरा है पोरफायरा। पोरफायरा इज मेंबर ऑफ रेड एल्गी। रेड एल्गी में फूड स्टोर होता है फ्लोरिडियन स्टार्च की फॉर्म में, तो ये वाला ऑप्शन भी यहाँ पे गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है फ्यूकस। फ्यूकस इज अ मेंबर ऑफ ब्राउन एल्गी। ये ब्राउन एल्गी का मेंबर है और इसमें फूड स्टोर होता है मैनिटॉल की फॉर्म में, तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और ऑप्शन डी भी देख लेते हैं, ग्रेसिलेरिया। ग्रेसिलेरिया इज एग्जाम्पल ऑफ रेड एल्गी और इसमें भी फूड फ्लोरिडियन स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है। तो एग्जैक्टली आप एनसीईआरटी के एप्लीकेशन बेस्ड पे क्वेश्चन देखेंगे, एग्जाम्पल दे देंगे और फूड स्टोर्ड या क्लोरोफिल पिगमेंट इस टाइप क्वेश्चन यहाँ पे बन जाता है। तो आप एनसीईआरटी के लाइन टू लाइन पढ़िए, आपको सारे क्वेश्चन वहाँ से मिल जाएंगे। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। अब इसके बाद हम चलते हैं केमिस्ट्री क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ रहा है, हाइपोथेटिकल रिएक्शन A2 + B2 gives 2AB और लिख रहा है कि फॉलो द मैकेनिज्म दिस, बोल रहा है फाइंड ऑर्डर ऑफ ओवरऑल रिएक्शन। डियर स्टूडेंट, जब इस तरह का क्वेश्चन होगा आपको पता है कि रेट ऑफ रिएक्शन का जो स्लो स्टेप होता है वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहलाता है। तो स्लो स्टेप यहाँ ये है, तो रेट ऑफ रिएक्शन को यही डिसाइड करेगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू K इंटू कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लिखते हैं, मतलब A इंटू कंसनट्रेशन ऑफ B2। ठीक है। अब बात है कि सर जो ये पेरेंट इक्वेशन दिया हुआ है इसमें तो A है तो है ही नहीं। ये अगर नहीं होगा तो आप उस इक्विलिब्रियम वाले स्टेप से पकड़ो, इक्विलिब्रियम वाले स्टेप से निकालो। यहाँ पे तो K इक्विलिब्रियम इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, मतलब A का स्क्वायर हो जाएगा प्रोडक्ट का स्क्वायर, तो A इंटू A लिख सकते हैं आप और अपॉन रिएक्टेंट हो गया आपका A2। समझ रहे हो मेरी बात। तो यहाँ से अगर आप A निकालोगे तो A इक्वल टू क्या निकलेगा, K इक्विलिब्रियम और इंटू A2 और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। इस तरह से आपको निकल गया यहाँ पे। या दूसरा कंडीशन यहाँ से एक चीज़ और हो सकता है। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, जरा देखो ध्यान से। अगर मैं इसको A इंटू A को A स्क्वायर लिख सकता हूँ तो दिस हो गया। सो A इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट K इक्विलिब्रियम और ये हो जाएगा A2 का पावर हाफ। बात वही है। अब इस A को पुट कर दो यहाँ पे लाके, तो रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू K और ये हो जाएगा आपके पास A की जगह में अंडर रूट K इक्विलिब्रियम। ठीक है। और A का पावर आपके पास हो जाएगा हाफ और इंटू हो जाएगा B2। अब डियर स्टूडेंट्स, ये कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट इक्वल टू अनदर कांस्टेंट, समझ रहे हो। और A का पावर हाफ और इंटू हो जाएगा B। अब ऑर्डर अगर आप निकालोगे यहाँ से तो ऑर्डर यहाँ पे हाफ दिख रहा है और यहाँ पे पावर 1 है, मतलब 1.5 होगा। सो इसका आंसर C होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे ना तो जो स्लो स्टेप है वही रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करेगा। अब फिर उनमें देखो ऐसा कौन सा डाटा है जो कि पेरेंटल इक्वेशन में नहीं है, जो नहीं है उसको इस इक्विलिब्रियम वाले स्टेप से निकाल लिया हमने और उसको यहाँ पुट कर दिया, आंसर मिल गया हमारे पास ऑर्डर का। ऑर्डर क्या होता है, सम ऑफ पावर ऑफ देयर कंसंट्रेशन ऑफ देयर रिएक्टेंट टर्म्स इन रेट लॉ एक्सप्रेशन। रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो रिएक्टेंट टर्म का पावर है उनका सम कर दो, आंसर आपको मिल जाएगा। बहुत इजीली आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो हम लेके चल रहे हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बायोलॉजी की तरफ। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सोनॉमी। देखिए क्वेश्चन किसके ऊपर बेस्ड है बच्चों, टैक्सोनॉमी के ऊपर बेस्ड है। डील्स विद द कलेक्शन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी। इसका मतलब हमने एक ऑर्गेनिज्म, बेसिकली प्लांट की बात कर रहे हैं, एक प्लांट को कलेक्ट किया है, उसको आइडेंटिफाई करना है हमको ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी मीन्स सिर्फ उसके
एक्सटर्नल फीचर्स के बेसिस पे हमको इसको आइडेंटिफाई करना है। तो ये कौन सी टाइप की टैक्सोनॉमी होती है? तो याद रखिएगा, अगर हम एक ऑर्गेनिज्म को सिर्फ उसके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेसिस पे आइडेंटिफाई करते हैं तो ये रिप्रेजेंट करता है अल्फा टैक्सोनॉमी को। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अल्फा टैक्सोनॉमी। बाकी कलेक्शंस अगर हम देखें या फिर बाकी टैक्सोनॉमी अगर हम देखें तो उसमें क्या आंसर बन सकते हैं? क्यों जो बीटा टैक्सोनॉमी है इसमें आप देखेंगे जो कलेक्शन होता है वो मॉर्फोलॉजी, साथ ही साथ साइटोलॉजी, फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिकल एविडेंसेस। मीन्स अगर हम एक ऑर्गेनिज्म की साइटोलॉजी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री के बेसिस पे उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो ये कहलाएगा बीटा टैक्सोनॉमी। अगर हम एक ऑर्गेनिज्म को माइक्रोस्कोपिकली ऑब्जर्व कर रहे हैं या फिर माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, साथ ही साथ उसका बायोकेमिकल एविडेंस ढूंढ रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे ओमेगा टैक्सोनॉमी। लास्ट आता है कैरियो टैक्सोनॉमी। देखो, कैरियो वर्ड न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट करता है। मीन्स न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर होते हैं बेसिकली आपके क्रोमोसोम का नंबर, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर, क्रोमोसोम का बिहेवियर। अगर हम इन सब एविडेंसेस के बेसिस पे एक प्लांट को आइडेंटिफाई करेंगे तो वो मेथड कहलाएगा कैरियो टैक्सोनॉमी। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, दैट इज अल्फा टैक्सोनॉमी। तो अब इसके बाद हम चलते हैं केमिस्ट्री के क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन इज जीरो। एक्टिवेशन एनर्जी का वैल्यू जीरो दिया हुआ है, ठीक है। बोल रहा है द रेट कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन एट 280 केल्विन दिया हुआ है। रेट कांस्टेंट मतलब k का वैल्यू 1.6 इंटू 10 का पावर -6 दिया हुआ है, ये जब टेम्परेचर 280 केल्विन है, ठीक है। बोल रहा है कंडीशन की बताओ रेट कांस्टेंट क्या होगा अगर टेम्परेचर का वैल्यू 300 केल्विन किया जाए। सबसे पहले बात देखो, अर्हेनियस और रेट कांस्टेंट, ये एक्टिवेशन एनर्जी और रेट कांस्टेंट का रिलेशन क्या है? k इक्वल टू a इंटू ई का पावर माइनस ए अपॉन आर टी। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक्टिवेशन का वैल्यू जीरो है। अगर ये जीरो होगा तो ये वैल्यू तो इनफाइनाइट जाएगा, मतलब ये 1 हो जाएगा कंडीशन। सो k ये तो पूरा जीरो चला जाएगा। तो इस कंडीशन में किसी भी पावर का वैल्यू जीरो करेंगे तो 1 आएगा, मतलब k इक्वल टू क्या आ जाएगा कंडीशन यहाँ पे 1 आ जाएगा। बोलो, समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है, ये तो टोटल टर्म जीरो हो गया ना फिर, और किसी भी टर्म का पावर जीरो तो वैल्यू 1 हो गया। और अगर k का वैल्यू a आ गया मतलब k डज नॉट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। अब यहाँ टेम्परेचर है ही नहीं, और अगर k टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा इस कंडीशन में, तो जो टेम्परेचर जो 280 पे k का वैल्यू था वही 300 पे भी k का वैल्यू होगा। तो 280 पे इतना था वैल्यू, इसका मतलब 300 पे भी वैल्यू यही होगा। सो 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस कितना होगा? 6 होगा। ये आंसर आपका डी होगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, अगर एक्टिवेशन एनर्जी का वैल्यू जीरो हो जाए तो इस कंडीशन में क्या केस बनेगा, समझ रहे हो? ठीक है, k का वैल्यू a के बराबर होगा, मतलब k डज नॉट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, और ये k टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा, मतलब टेम्परेचर वेरी भी करोगे तब भी k का वैल्यू वही रहेगा। यह एक बात और यहाँ पे बताता हूँ, मान लो अगर टेम्परेचर का वैल्यू इन्फिनिटी कर दें, अगर इसका वैल्यू इन्फिनिटी करोगे तभी तो k इक्वल टू a इंटू ई का पावर माइनस ई है, और अपन r इंटू इन्फिनिटी मतलब ये भी वैल्यू जीरो, और किसी भी टर्म का पावर जीरो तो 1, मतलब k इक्वल टू a, मतलब इस कंडीशन में भी k डज नॉट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। तो दो केस हो सकता है, या तो एक्टिवेशन एनर्जी जीरो कर दिया जाए या t का वैल्यू इन्फिनिटी कर दिया जाए, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान रखना। देखने में क्वेश्चन छोटा है पर क्वेश्चन का आंसर यहीं पे छुपा हुआ है, राइट? ठीक है, तो मैं लेके चल रहा हूँ आपको नेक्स्ट क्वेश्चन विकास सर की तरफ। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है बोथ क्लोरोफिल ए एंड डी आर प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग। हमारे पास ऑप्शंस दिए हुए हैं, हमको ये बताना है कि इनमें से क्लोरोफिल ए और डी किस में पाए जाते हैं, दोनों ए और डी किस में पाए जाते हैं। सबसे पहली चीज़ ये समझ लीजिए, जो क्लोरोफिल पिगमेंट है वो प्लांट किंगडम में पाया जाता है, और यहाँ पे हम एल्गी के मेंबर्स देख रहे हैं। 3 क्लासेस दी हुई हैं, रोडोफाइसी को कहा जाता है रेड एल्गी, और फायोफाइसी को बोलते हैं ब्राउन एल्गी, और क्लोरोफाइसी को बोलते हैं ग्रीन एल्गी। अब इसमें से हमको क्लोरोफिल पिगमेंट पहचानने हैं। तो देखिएगा, जो रेड एल्गी में है इसमें क्लोरोफिल ए एंड डी दोनों पाए जाते हैं। फायोफाइसी जिसको हम कहते हैं ब्राउन एल्गी, इसमें क्लोरोफिल ए एंड सी पाए जाते हैं। और थर्ड है क्लोरोफाइसी जिसको ग्रीन एल्गी कहते हैं, इसमें क्लोरोफिल पिगमेंट ए एंड बी पाए जाते हैं। तो एक चीज़ आपने देखा कि इन सभी में क्लोरोफिल ए तो कॉमन है, लेकिन जो सेकंड पिगमेंट है वो डिफरेंट है।
और इसमें क्वेश्चंस के हिसाब से देखेंगे, जो ऑप्शन ए है दैट इज रोडोफाइसी और रेड एल्गी, इनमें क्लोरोफिल ए एंड डी दोनों पाए जाते हैं, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। तो अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया है तो अब हम चलेंगे यहाँ से केमिस्ट्री के क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा है आपका, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर अ रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट दिया हुआ इतना, और इन एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी इतना है। वट इज द स्लोप ऑफ प्लॉट व्हेन नेचुरल लॉग के वर्सेस 1/t इन एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट। अच्छा, अगर एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट बोल रहा है तो एक्टिवेशन एनर्जी भी एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट में देखेंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, के और टी टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ के अरेनियस इक्वेशन तुरंत ध्यान कर लो आप, के इक्वल टू ए इंटू ई का पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी लिखेंगे हम, राइट। ठीक है, नेचुरल लॉग लगा तो नेचुरल लॉग के इक्वल टू नेचुरल लॉग ए इंटू बी लॉग ए प्लस बी, नेचुरल लॉग ए प्लस नेचुरल लॉग हो जाएगा कंडीशन क्या, ई का पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, राइट। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे तो नेचुरल लॉग के इक्वल टू नेचुरल लॉग ए और लॉग एक्स टू दी पावर वाई, वाई लॉग एक्स माइनस ई ए अपॉन आर टी, और नेचुरल लॉग हो जाएगा कंडीशन ई। ठीक है, अब यहाँ से आपको क्या करना है, आपको लिखा हुआ है क्या कंडीशन ये समझ लो, बस यहीं से सारी कहानी मिलेगी आपको। बोल रहा है नेचुरल लॉग के आर 1/t का ग्राफ चाहिए, तो यहाँ से आपको सारा कहानी मिलेगा। नेचुरल लॉग का वैल्यू आपका चलेगा कंडीशन यहाँ पे, ठीक है ना। तो नेचुरल लॉग लिखेंगे कंडीशन क्या, के इक्वल टू, ठीक है, नेचुरल लॉग क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा कंडीशन, और माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, और ये आर, और ये हो जाएगा कंडीशन क्या, टी, है ना। तो 1/t का ग्राफ चाहिए। मान लो ये कंडीशन आप ले रहे हो तो 1/t, और ये है ये y एक्सिस है, ये x है, x के साथ का वेरिएबल m, तो m स्लोप हो गया ना। तो m स्लोप इक्वल टू माइनस ई ए अपॉन क्या हो गया, r हो गया यहाँ पे कंडीशन। ठीक है, अब यहाँ पे स्लोप जो है वो m का वैल्यू पूछ रहा है, स्लोप का वैल्यू, तो माइनस एक्टिवेशन एनर्जी कितना है, 8.3 है, 8.3 और इंटू हो जाएगा 1000 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय r, मतलब r हो गया 8.3, ये कट जाएगा कंडीशन, तो ये हो जाएगा -1000, ये 1 हो गया, बोलो आया समझ में। तो ये हो गया -1000, इसका आंसर हो जाएगा, मतलब आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, तो एक ऐसा कंडीशन होगा। तो जैसे आपने देखा टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ के, तुरंत समझ गए कि जो भी बात हो रही होगी अरेनियस की बात हो रही होगी, अरेनियस को इस फॉर्म में ले आओ नेचुरल लॉग 1/t के फॉर्म में, और फिर कंपेयर कर लो, देखो आपको स्लोप मिल जाएगा। यहाँ से बोलो आया समझ में। तो आइए लेके चल रहा हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बायोलॉजी की तरफ आपको। तो अब हम चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है, रीड द फॉलोइंग रिगार्डिंग ब्रायोफाइट्स। कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं हमको ब्रायोफाइट्स के रिगार्डिंग, और हमको इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। सबसे पहला स्टेटमेंट बोल रहा है, गैमेटोफिटिक फेज इज डोमिनेंट। जो ब्रायोफाइट्स होते हैं उनमें जो डोमिनेंट फेज होता है वो गैमेटोफाइट का होता है, और इनमें एक हैप्लॉइड गैमेटोफाइट पाया जाता है जो इसका डोमिनेंट फेज है। अब इसको गैमेटोफाइट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये गैमीट्स बनाएगा आगे चल के, मेल गैमीट फीमेल गैमीट। सेकेंड है, फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है क्योंकि जो ब्रायोफाइट्स होते हैं इनमें जो गैमीट्स बनते हैं, ये गैमीट्स वाटर में रिलीज होते हैं, ये गैमीट्स वाटर में रिलीज होते हैं, और वाटर में ही इनका फर्टिलाइजेशन होता है। सॉरी, वाटर के मीडियम से गैमीट फीमेल गैमेटोफाइट तक जाते हैं, जहाँ पे जाके फर्टिलाइज करते हैं। तो बेसिकली इनको वाटर की रिक्वायरमेंट होती है फर्टिलाइजेशन के लिए, इसलिए ब्रायोफाइट्स को कहा जाता है एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। तो ये ऑप्शन भी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट देखो क्या बोल रहे हैं, द जाइगोट अंडरगोस मियोसिस टू प्रोड्यूस द स्पोरोफाइट। इसका स्टेटमेंट समझेंगे, देखिएगा जो गैमीट है, मेल गैमीट फीमेल गैमीट, इनके फ्यूजन से डेवलप होता है एक जाइगोट। ठीक है, और जाइगोट में प्लॉइडल लेवल डिप्लॉयड हो जाएगा, तो 2n लिखेंगे। अब समझेंगे, जो यहाँ पे जाइगोट है, जाइगोट बेसिकली माइटोसिस डिवीजन शो करता है। इसमें जो डिवीजन देखा जाता है वो होता है माइटोसिस, ना कि मियोसिस। तो ये स्टेटमेंट थोड़ा सा गलत है यहाँ पे, और माइटोसिस से ये फॉर्म करता है एक डिप्लॉयड स्पोरोफाइट। तो जो यहाँ पे स्पोरोफाइट बना है ये डिप्लॉयड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट हो जाएगा क्योंकि जाइगोट में मियोसिस नहीं होता है, जाइगोट में यहाँ पे माइटोसिस देखा जाता है जिससे स्पोरोफाइट बनाता है। ऑप्शन डी देख लेते हैं, स्पोरोफाइट इज फिजियोलॉजिकली डिपेंडेंट ऑन द गैमेटोफाइट। इसका मतलब जो स्पोरोफाइट यहाँ पे बनता है वो गैमेटोफाइट के ऊपर डिपेंडेंट होता है फॉर द न्यूट्रिशन एंड द फोटोसिंथेसिस। तो इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट बन जाता है।
तो अब हम चलते हैं इसके बाद केमिस्ट्री के क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, लिख रहा है कि एक रिएक्शन है जिसमें ए से पी जा रहा है, ये बोल रहा है फॉलो फर्स्ट ऑर्डर, रेट कांस्टेंट के दिया हुआ है, यहाँ बी से जा रहा है प्रोडक्ट पी, ये फर्स्ट ऑर्डर फॉलो कर रहा है और ये वाला जीरो ऑर्डर। लिख रहा है बट इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए, क्या होगा इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए, आर द हाफ लाइफ ऑफ टू रिएक्शंस आर इक्वल, अगर दोनों रिएक्शंस के हाफ लाइफ सेम हो जाए तो बेटा एक जीरो ऑर्डर फॉलो कर रहा है एक फर्स्ट ऑर्डर कर रहा है ना, तो जीरो ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ का वैल्यू क्या था आर नॉट अपॉन 2k, ठीक है ना। और अगर फर्स्ट ऑर्डर की बात करेंगे तो हाफ लाइफ जो है वो 0.693 अपॉन k, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात। तो अगर बोल रहा है कि किस इनिशियल कंसंट्रेशन ए का क्या होना चाहिए, मान लो इनिशियल कंसंट्रेशन आर नॉट मान लिया, जब दोनों का हाफ लाइफ इक्वल हो, मतलब दिस इक्वल टू दिस, मतलब दिस इक्वल टू दिस लिख सकते हैं। सो आर नॉट अपॉन 2k इक्वल टू 0.693 अपॉन क्या हो जाएगा k, तो k कैंसिल हो जाएगा, तो देयरफॉर आर नॉट इक्वल टू 0.693 और इंटू 2 हो जाएगा इसका आंसर। सो 2 इंटू 0.693, राइट। क्लियर है यहाँ तक। तो क्वेश्चन अगर समझ में आ गया है तो आपको ये फार्मूला भी ध्यान रखना है, कंक्लूजन भी ध्यान रखना है कि जीरो ऑर्डर में हाफ लाइफ डिपेंड करता है इनिशियल कंसंट्रेशन पे, बट इन केस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर हाफ लाइफ डज नॉट डिपेंड्स ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन, राइट। तो मैं अब आपको लेके चल रहा हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन बायो की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्लेजिनेला एंड साल्विनिया, दो एग्जाम्पल हैं, पहले आप मुझे बताइएगा कि ये दोनों एग्जाम्पल किस मेंबर के हैं। आर कंसिडर्ड टू रिप्रेजेंट अ सिग्निफिकेंट स्टेप टूवर्ड्स एवोल्यूशन ऑफ सीड हैबिट। देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जैक्टली एनसीईआरटी की लाइन के ऊपर बेस्ड है। बोल रहे हैं कि दो जो एग्जाम्पल है स्लेजिनेला और साल्विनिया, ये सीड हैबिट शो करते हैं। इसके पीछे रीज़न क्या है, इनमें से चार ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सबसे ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है जो इसकी सीड हैबिट को रिप्रेजेंट करता है। सबसे पहला एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, फीमेल गैमेटोफाइट इज फ्री, ये तो ठीक है, लेकिन एंड गेट्स डिस्पर्स्ड एज सीड, ये ऑप्शन गलत है। फीमेल गैमेटोफाइट यहाँ फ्री तो होते हैं लेकिन ये सीड की तरह डिस्पर्स नहीं रहते हैं। दूसरा, फीमेल गैमेटोफाइट लैक आर्चिगोनिया, ऐसा नहीं है, इनमें आर्चिगोनिया प्रेजेंट होता है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। इसके अलावा मेगास्पोर्स पोजेस एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो सराउंडेड बाय सीड कोट, ऐसा कुछ नहीं, सीड कोट तो हमें पाया ही नहीं जाता। चौथा ऑप्शन देखते हैं, एम्ब्रियो इट डेवलप्स इन फीमेल गैमेटोफाइट। अगर आप फ्लावरिंग प्लांट्स में देखते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर भी जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है वो फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर ही होता है, ठीक है, विच इज रिटेन्ड ऑन पेरेंट स्पोरोफाइट। ये पेरेंट स्पोरोफाइट जो यहाँ पे डोमिनेंट फेज है उसके अंदर पाया जाता है। तो ऑप्शन डी अगर आप देखते हैं, जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट है वो फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर ही हो रहा है। जैसे आपने वहाँ पे देखा था, जो फीमेल गैमेटोफाइट है वो ओव्यूल को रिप्रेजेंट कर रहा था, ओव्यूल के अंदर ही एम्ब्रियो बनता है। सिमिलरली यहाँ पे भी फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर ही एम्ब्रियो बन रहा है, तो इसीलिए आप बोलेंगे इट इज ए स्टेप टूवर्ड द एवोल्यूशन ऑफ सीड हैबिट। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। अब हम चलते हैं यहाँ से से पहले बताऊं, अब आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे डाउटनेट पे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसका फोटो खींचिए, फोटो खींचने के बाद उसे आप क्रॉप कर लीजिए और क्रॉप करने के बाद सबमिट का बटन आता है उसको आप दबाइए, कुछ ही सेकंड में उसका वीडियो सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो आप अपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन के डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपको डाउट है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ए गैसियस, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है, ए गैसियस गिव्स टू बी गैसियस और प्लस सी गैसियस दिया हुआ है, ठीक है। इनिशियल प्रेशर दिया हुआ है पी आई, मान लो इसका ए का दिया हुआ है कंडीशन आपको 100 mm, और बोल रहा है बताओ रेट कांस्टेंट क्या होगा, ठीक है ना। और लिख रहा है कि आफ्टर 10 मिनट इट इज फाउंड टू बी 200 mm। माय डियर फ्रेंड्स, आपको अगर के पूछ रहा है ना रेट कांस्टेंट कैसे निकालेंगे, इस तरह क्वेश्चन को जरा देखना। अगर प्रेशर से रिलेटेड होगा, इनिशियल तो ये जीरो होगा जब टाइम टी जीरो होगा, बोल रहा है आफ्टर 10 मिनट, जब टाइम टी लेंगे तो प्रेशर जो है वो 200, तो बेटा टाइम टी जब लेंगे तो कुछ ये भी तो बना होगा। मान लीजिए 1 मोल के लिए x बना होगा तो 2 के लिए 2x बना होगा, तो 1 के लिए घटा होगा 100 - x। तो जो आप जो टोटल दिया हुआ ना, जो आफ्टर 10 मिनट जो प्रेशर दिया हुआ है वो कुछ इसका जो बच गया प्लस जो इसका टोटल का प्रेशर दिया हुआ है रिएक्शन का, मतलब पीटी दिया हुआ है, तो पीटी इक्वल टू हो जाएगा 10 प्लस 10 और प्लस 10, ये टोटल मिला के दिया हुआ है ना। पीटी आपको कितना दिया हुआ आपको क्वेश्चन में 200 mm दिया हुआ है, और इसको -100 कर दो और यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू 2x, तो x इक्वल टू आपको हो गया कितना 50 मिल गया यहाँ। अगर x 50 मिला ना तो यहाँ से फायदा होगा। देखो k का फार्मूला क्या होता है 2.303 अपॉन t, ठीक है ना,
फर्स्ट ऑर्डर लिखा हुआ है लॉग आर नॉट अपॉन आर। आर नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन है ना, यहाँ पे आर नॉट की जगह में लिखेंगे पी आई इनिशियल प्रेशर, ठीक है। गैसियस रिएक्शन में कंसंट्रेशन टर्म्स इज रिप्लेस्ड बाय प्रेशर, और आर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम टी। यहाँ प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम टी मतलब 100 माइनस एक्स मतलब 100 माइनस 50 मतलब 50 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ के इक्वल टू हो जाएगा 2.303 और टी 10 है लॉग आर नॉट आपका कितना हो जाएगा पी आई हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात, ठीक है। ऐसा नहीं लेना आपको, यही समझाना चाह रहा हूँ। आर हो जाएगा पी आई माइनस एक्स, ये कंडीशन है ना, ठीक है। अब पी आई कितना दिया हुआ है, इनिशियल प्रेशर आपके पास क्वेश्चन में कितना 100 है, और 100 माइनस एक्स कितना हो गया 50 हो गया ना यहाँ पे, तो 100 माइनस एक्स हो गया 50। अब इसको रखो यहाँ पे लाके, तो ये हो गया पी आई के जगह में आपके पास कंडीशन रखेंगे कितना पी आई 100 और ये हो गया 50, ठीक है ना। ये कंडीशन आ गया आपके पास, ठीक है। अब यहाँ से इस वैल्यू को सॉल्व करना है बस। यहाँ पे 2 हो जाएगा, log 2 का वैल्यू 0.3010 है, सो इस वैल्यू को जब आप सॉल्व करोगे तो k का वैल्यू आएगा 1.15 इंटू 10 का पावर माइनस 3, सो आंसर फर्स्ट हो जाएगा। बोलो क्लियर है। तो बहुत सिंपल तरीका है इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ध्यान रखना आपको किस तरह का क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। मेरी बात समझ में आ गई यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको ये बात समझ में आ गया ना तो क्वेश्चन आसान होगा। देखो क्या है एग्जैक्टली, मान लो इसको आप ऐसा कंडीशन लिखते हो, इसको 100 माइनस एक्स लिखे है ना, या इसको हम लिख सकते हैं कंडीशन पी आई माइनस एक्स, ठीक है। तो अगर पीटी दिया हुआ है यहाँ पे, अगर ऐसे सॉल्व करोगे तो पीटी इक्वल टू क्या लिखोगे, दिस माइनस दिस मतलब क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा ना, तो ये हो जाएगा पी आई और प्लस 2x, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात। तो x इक्वल टू क्या बनेगा यहाँ पे, देखो पी टी माइनस पी आई डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे ये कंडीशन बनेगा, क्योंकि पी टी इक्वल टू था दिस प्लस दिस, ये कट जाएगा ना, तो पी टी प्लस ये, ठीक है। अब यहाँ से अगर आप देखोगे ना तो आपको x निकाल सकते हो आप, तो x निकालने के लिए पी टी माइनस पी आई डिवाइडेड बाई 2, तो पी टी कितना आपके पास, पी टी 200 पी आई 100 डिवाइडेड बाई 2, बात तो यही निकलेगा। तो चाहे ऐसे निकाल लो चाहे ऐसे निकाल लो, ठीक है। अब यहाँ अगर ये निकल गया कंडीशन आपके पास कि सर x का वैल्यू 50 निकल गया, तो x जो निकला 50 निकला, और पी आई इनिशियल कितना था 100, तो 100 में 50 चला गया, कितना बचा 50, तो r बच गया ये कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जिसको हम लिख रहे हैं पी आई माइनस एक्स, ये 50। तो पी आई की जगह 100, ये 50, ये हो गया 2, और log 2 का वैल्यू पता है आपको 0.3010 रख देंगे, k का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, आंसर फर्स्ट आएगा। बोलो आया समझ में। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपको बनेंगे। अब आपको लेके चल रहा हूँ मैं नेक्स्ट बायो की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ प्लांट द लाइफ साइकिल इंक्लूड्स गैमेटोफिटिक फेज विच इज डोमिनेंट। याद रखिएगा हम पहचानें कैसे इनको। अगर हम बात करते हैं टेरिडोफाइट्स की, जो टेरिडोफाइट्स होते हैं, टेरिडोफाइट में जो डोमिनेंट फेज होता है वो स्पोरोफिटिक फेज का होता है, और वही ब्रायोफाइट्स के केस में जो डोमिनेंट फेज है वो गैमेटोफाइट होता है। ये इसको पहचानने का तरीका है। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि जो गैमेटोफिटिक फेज है वो डोमिनेंट है। दूसरी चीज वो फोटोसिंथेटिक है, मीन्स उसमें फोटोसिंथेसिस होता है। थर्ड इंडिपेंडेंट, मीन्स वो स्पोरोफाइट से अलग होता है और सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है। तो इनमें से जैसे मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल बताया था इसको याद करने का, तो आप बोलेंगे इसमें ऑप्शन सी दैट इज ब्रायोफाइट्स, क्योंकि ब्रायोफाइट्स में जो डोमिनेंट फेज है वो गैमेटोफिटिक होती है और टेरिडोफाइट में जो डोमिनेंट फेज है वो स्पोरोफिटिक होती है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होता है। और इसी के साथ हम चलते हैं हम केमिस्ट्री के क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन लिख रहा है 50% ऑफ अ सैंपल ऑफ कंपाउंड इज फर्स्ट ऑर्डर इज डिकम्पोज्ड इन इतना मिनट। 50% डिकम्पोज होने में इतना टाइम लग रहा है, मतलब 50% डिकम्पोज होता था तो जो टाइम होता था वो हाफ लाइफ कहलाता था, मतलब हाफ लाइफ दिया हुआ है। बोल रहा है कितना टाइम लगेगा, हाउ लॉन्ग टाइम फॉर द 90% डिकम्पोजिशन ऑफ कंपाउंड, कितना टाइम लगेगा यही पूछ रहा है। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन में टी हाफ तो दिया हुआ है ना, ठीक है, और पूछ रहा है कितना टाइम लगेगा। तो फर्स्ट ऑर्डर में टाइम पूछेगा तो टाइम इक्वल टू हो जाएगा 2.303 अपॉन के और लॉग क्या आर नॉट अपॉन आर। समझ रहे हो मेरी बात। तो बेसिकली यहाँ से k इक्वल टू अगर दिखाया तो 0.693 अपॉन टी हाफ कर सकते हैं हम। इस k को यहाँ पे पुट कर दें, मेरी बात समझ रहे हो। तो बेसिकली यहाँ पे क्या कंडीशन बनेगा, k इक्वल टू 0.693 अपॉन 120। इसको भी ऐसे रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको k को इधर ले आओ और t को इधर ले आओ, फिर दोनों को इक्वेट कर दो। अब पता है क्या बोल रहा है, 90% कंप्लीट हो रहा है। अगर 90% कंप्लीट हो रहा है तो इनिशियल 100 लेंगे, तो R जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम कितना बचेगा, 10 बचेगा, क्योंकि 90 कंप्लीट हो गया तो बचा रिएक्टेंट कितना 10, तो R नॉट अपॉन R हो गया। तो यहाँ k इक्वल टू हो गया 2.303 अपॉन टी और लॉग R नॉट 100 अपॉन 10, मतलब ये आपका आ जाएगा, मतलब लॉग 10 1 हो गया।
तो इन दोनों को इक्वेट कर दो ना, दोनों तो के ही है, मतलब 0.693 अपॉन 120 इक्वल टू 2.30 और अपॉन कितना टी, ठीक है ना, ये के इक्वल टू ये के, मतलब दिस इक्वल टू दिस, और log 10 का वैल्यू 1 हो गया। अब यहाँ से टी को लाना है तो टी को इधर ले जाओ, इसको इधर, तो टी इक्वल टू 2.303 और इंटू 120 और 0.693, इसको जब आप यहाँ से सॉल्व करोगे ये 399 आंसर आएगा, मतलब आंसर इसका फर्स्ट होगा। बोला है समझ में? तो इस तरह का क्वेश्चन होगा कि आपको हाफ लाइफ का के साथ रिलेट करेगा। अगर आपको समझ में आया तो लग के चल रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग बायो की तरफ, ठीक है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, अकरेंस ऑफ ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। सबसे पहली चीज, एंडोस्पर्म क्या होता है? जनरली प्लांट्स में जो रिजर्व फूड है सीड के अंदर वो एंडोस्पर्म की फॉर्म में पाया जाता है। अब सीड की बात कर रहे हैं तो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म दोनों में होते हैं, लेकिन जिम्नोस्पर्म के केस में जो एंडोस्पर्म होता है वो जनरली हैप्लॉइड होता है, और एंजियोस्पर्म के केस में जो एंडोस्पर्म है वो ट्रिप्लॉइड होता है। तो इसके हिसाब से यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, दैट इज एंजियोस्पर्म्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एफेड्रिन obtained from stem of ephedra is given to cure, मीन्स यहाँ पे एक ड्रग की बात कर रहे हैं एफेड्रिन, ये एक प्लांट की स्टेम से मिलता है जिसका नाम है एफेड्रा। ये किस चीज़ को क्योर करने के लिए यूज़ किया जाता है? 4 ऑप्शंस दिए हैं, अस्थमा, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, कोल्ड एंड कफ एंड ऑल ऑफ द अबव। जनरली जो एफेड्रिन है इसको हम अलग अलग कंटेंट में रेस्पिरेटरी रिलेटेड जितनी भी डिजीज़ हैं उसको क्योर करने के लिए यूज़ करते हैं, चाहे वो अस्थमा हो या फिर चाहे वो कोल्ड एंड कफ हो। तो इसमें जो ऑप्शन डी है दैट इज़ ऑल ऑफ द अबव सही होगा। तो आप इसमें बोलेंगे ऑप्शन डी इज़ द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर। अब यहाँ से हम चलते हैं केमिस्ट्री के क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा है द रेट कांस्टेंट फॉर रिएक्शन, एक रिएक्शन दिया हुआ है जिसका रेट कांस्टेंट दिया हुआ, मतलब के का वैल्यू दिया हुआ है 2.48 इंटू 10 का पावर -4 सेकेंड इनवर्स। ध्यान रखिएगा, जैसे आपने के का यूनिट सेकेंड इनवर्स देखा तुरंत पहचान गए कि गिवन एज फर्स्ट ऑर्डर, गिवन कंडीशन जो है वो किसका है? फर्स्ट ऑर्डर का है। और अगर फर्स्ट ऑर्डर में मोल रेशियो दोनों का सेम दिया हुआ है, लिख रहा है रिएक्शन क्या, ए गैसियस से सर चल रहा है टू बी गैसियस, यही कंडीशन है। तो मान लो इसका इनिशियल कंसंट्रेशन ए है, इसका 0 है। अब अगर ये 2x बना होगा तो ये a माइनस एक्स घटा होगा, ठीक है ना? तो बोल रहा है कंडीशन कि 1:1 मोलर रेशियो ए बी का होगा इन द रिएक्शन मिक्सचर अटेन आफ्टर, कितने टाइम के बाद दोनों का मोलर रेशियो 1:1, मतलब दोनों का मोलर रेशियो सेम हो जाए। तो अगर मोलर रेशियो सेम होना है मतलब आफ्टर टाइम टी, कितने टाइम के बाद इसका मोलर रेशियो सेम होगा, मतलब दिस इक्वल टू दिस होगा। 1:1 दिया हुआ है, सेम दिया हुआ है, तो मैं लिख सकता हूँ a माइनस एक्स इक्वल टू 2x लिख सकता हूँ। तो a इक्वल टू आप क्या लिखोगे 3x, तो देयरफॉर x इक्वल टू a/3। आप सोचोगे सर क्यों निकाल रहे हो, आपको क्या पूछ रहा है, कितना टाइम, फर्स्ट ऑर्डर है ये तो पता चल गया। तो टाइम निकालने के लिए 2.303 अपॉन के और लॉग आर नॉट लिखते थे इनिशियल, तो इनिशियल ए और ये आर कंसंट्रेशन आफ्टर मतलब a माइनस एक्स, तो a माइनस एक्स के जगह में a/3, तो ये 3a माइनस a मतलब कितना हो जाएगा t इक्वल टू 2.303 अपॉन के और लॉग, ठीक है। तो ये हो गया कितना 3a माइनस ए 2a हो गया है ना, और ये ऊपर 3 चला जाएगा तो 3a अपॉन हो जाएगा कितना 2a, a कट जाएगा, लॉग 3 का भी वैल्यू पता है। तो यहाँ t इक्वल टू 2.303 और k का वैल्यू गिवन था, कितना गिवन था ये 2.48 इंटू 10 का पावर -4 लॉग a अपॉन b, लॉग a माइनस b मतलब लॉग 4 माइनस लॉग 3। लॉग 4 का वैल्यू पता है कंडीशन, ये लॉग 3 माइनस लॉग 2, लॉग a अपॉन b, लॉग a माइनस b, लॉग 3 का वैल्यू 0.4770, लॉग 2 का वैल्यू 0.3010। यहाँ से सबको सॉल्व करेंगे तो t का वैल्यू 27.25 मिनट मिलेगा, मतलब आंसर इसका b होगा। तो डियर स्टूडेंट्स उम्मीद कर रहा हूँ आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। तो बच्चों आपको ये वीडियो लेक्चर कैसा लगा आप हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और आने वाले टॉपिक्स आपको कौन से चाहिए वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और उम्मीद कर रहे हैं हम लोग कि जो हम लोग मेहनत कर रहे हैं वो बेकार नहीं जा रहा है, आप लोग चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कर पा रहे हैं। और अगर आपको लगता है कि इसमें सर इस तरह का कोई एडिशनल टॉपिक और भी आप दीजिए तो आप लोग जरूर हमें बताइए, हम उस टॉपिक पे जरूर अमल करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको उसका भी वीडियो जल्दी बना के दें। तो आप यूँ ही बने रहिएगा, पूरा एनर्जेटिक रहिएगा। मैंने आपको बता दिया था कि जीत जाएंगे हम कोरोना से जंग, तो हमें कोरोना से जंग जीतना है। घर बैठे ही हमें अपने डॉक्टर बनने का सपना पूरा करना है, घबराने की बात नहीं है क्योंकि हम दोनों आपके साथ हैं। तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। टेक केयर, बाय बाय।